हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएसएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होम साइंस की प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूं। तो सारे स्टूडेंट एक बार फटाफट से क्लास में आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी स्टूडेंट होम साइंस से किसकी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी की, है ना, या ये यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर आपका बीपीएससी 4.0 9 to 12 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, रीट एमपीटेड, ठीक है। तो ये सब के लिए क्लास है और मैं आप लोग के लिए ऐप पे एक नया बैच स्टार्ट की हूँ जिसकी प्राइस जो है वो कितनी है, मात्र 999 रुपए है। ये स्टार्टिंग 50 स्टूडेंट के लिए है और जैसे ही हमारे बैच में, हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट हो जाएंगे उसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, आपका 1199 हो जाएगा। अब इतने पैसे में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए आपको लाइव क्लास मिलेगा, ऐप पे भी मिलेगा और आपको यूट्यूब पे भी लाइव क्लास दी जाएगी। साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, यानी जो भी आप पढ़ोगे उसको वो सारी नोट्स क्या होंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके अलावा हैंड रिटन, यानी कि जो मैं खुद में नोट्स बनाई हुई हूँ आप लोगों के लिए, वो भी मैं दे दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। लाइव टेस्ट सीरीज भी चलेगा आपका। अब आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है आपको, इस पे क्या कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। या फिर आपका कॉल नहीं लगता है, बाय द वे वैसे तो लग जाता है, मान लीजिए नहीं लगा तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके एमएसएसएससी नोट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप डायरेक्टली एडमिशन या अपना कोर्स क्या कर सकती हैं, परचेस कर सकती हैं, ठीक है। तो यह है आज की जानकारी। अब हम लोग आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। तो दिया है प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, थेनलिन या फिर इंसुलिन, है ना। तो जिसको भी पता है इस क्वेश्चन का सही जवाब वो बताएंगी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर सही जवाब कौन सा होगा, है ना। तो इसके लिए आपको याद रखना, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, कौन सा, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, महिलाओं में पाया जाता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन या कार्य क्या होता है, तो ये दुग्ध, है ना, दुग्ध स्रावित करेगा, ठीक है, स्रावित करता है, ठीक है। कब, जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है उस अवस्था में। तो ये मिल्क का सिक्रेशन करने के लिए ये हार्मोन क्या है, जिम्मेदार होता है। इंसुलिन मैंने कई बार बताया है, जो हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय जो है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं, यहाँ से इसका क्या होता है, सिक्रेशन होता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड, कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से इसका क्या होगा, सिक्रेशन होगा, है ना। ये ग्लैंड जो है गले में मौजूद होती है, थायरॉक्सिन को निकालेगी और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, आयोडीन को अवशोषित करेगा। किसको अवशोषित करता है, आयोडीन को अवशोषित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर का ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल से राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे सबको। सेकंड नंबर देखिए क्या पूछा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये आप लोगों का। एक बार सबको वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को सबको लाइक कर दीजिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो उन सबके पास शेयर कर दीजिए जो आपके कांटेक्ट में है और होम साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, होम साइंस से टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रही हैं, ठीक है। तो सबके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या होता है, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण, पर्यावरण तथा आदत, आनुवांशिकता तथा रुचि, आदत तथा मूल। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंसान में जो विभिन्नताएं आती है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे माता पिता से क्या होते हैं, हूबहू मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे अंदर कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारी माता पिता से बिल्कुल क्या होते हैं,
अलग होते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता में आएगा और व्यक्तिगत भिन्नता यानी आनुवांशिकता तथा पर्यावरण से आता है। ठीक है, आप जिस पर्यावरण में है वैसे ही आप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा है, आयु के आधार पर किस काल को किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था की आयु कितने साल से कितने साल तक होती है ये आपको यहाँ पे बताना है ना। तो यहाँ पे जैसे आप वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रसव अवस्था पढ़ते हैं ना, 4 अवस्थाएं आती है इंसान के जीवन में। तो यहाँ पे किशोरावस्था किस काल से किस काल तक रहता है, मतलब किस एज से किस आयु से किस आयु तक रहेगा। तो दिया 11 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। कौन सा यहाँ पे सही होगा, सारे स्टूडेंट जवाब देंगे। इसका सही आंसर आपका कौन सा जाएगा, चलिए फटाफट से बताइए यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा जो किशोरावस्था की आयु होती है दोस्तों वो कब से कब होती है, 12 से 18 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किस नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। आपको पता है ना, जो नर होते हैं, नर में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। इसी प्रकार से महिला में क्या बनता है, महिलाओं में बनता है क्या, अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु बनता है ना। और ये अंडाणु जो है कहाँ पे बनेगा, अंडाशय में बनेगा। कहाँ पे, अंडाशय में बनेगा। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। एक महिला के अंदर कितने अंडाशय होते हैं, कितने ओवरी होती हैं, तो 2 होती हैं, है ना। इसी प्रकार से ये शुक्राणु जो है कहाँ पे बनता है, वृषण में। कहाँ पे, वृषण में बनता है। ठीक है, और ये वृषण किसमें है, पुरुषों में मौजूद होता है। और ये क्या बनाएंगे, वृषण जो शुक्राणु को बनाएगा। और ये शुक्राणु जो है प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, स्थित कहाँ पे होते हैं, तो आप याद रखना जो शुक्र वाहिका नलिका होती है, क्या होती है, जो शुक्र वाहिका नलिका होती है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं उनके आंसर जो है वो बिल्कुल से राइट है, बिल्कुल से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर 5 क्या पूछा है आपसे, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है। चलिए बताइएगा फटाफट से, सारे स्टूडेंट बताएंगे इसका सही जवाब कौन सा होगा। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो ऊर्जा नहीं देता है, तो दिया है विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन, है ना। तो ये देखिए विटामिन जो है आपको किससे बचाता है, रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है। ठीक है, जितने भी विटामिन आप लेते हैं, चाहे वो विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है ना, ई है, के है, सब क्या करेंगे, हमको डिजीज से बचाने का काम करते हैं। क्लियर। और उसके बाद फैट क्या है, आपको ऊर्जा देगा। क्या देगा, ऊर्जा, एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट भी क्या करता है, आपको एनर्जी देने का काम करेगा। प्रोटीन जो है ये हमारे सेल यानी कोशिका है ना, जो हमारी कोशिका होती है और जो हमारे ऊतक होते हैं उनकी क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, उनका डेवलपमेंट करता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, चीजें समझ में आ रही है। क्लास अगर प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को क्लास में जोड़ने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि होम साइंस जो है ना वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, खूबसूरत विषय है ना। इसको मतलब पढ़ने में ही एक अलग मजा आता है, हर चीज का नॉलेज होता है यहाँ पे, है ना। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे आपका, देखिए कह रहा ऊर्जा नहीं देता है, तो विटामिन जो है ये क्या करेगा, हमको रोगों से बचाएगा, लेकिन हमको एनर्जी देने का काम नहीं करता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दिया है थायमिन, स्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल। तो स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का क्या है, केमिकल नेम में आएगा, रासायनिक नाम में आता है। तो बी नंबर का ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रखा है आपसे, निम्न में से कौन लयबद्ध गति प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो लयबद्ध गति प्राप्त करने की विधि कौन सी नहीं है, तो दिया हुआ है जैसे आपका आकृति की पुनरावृत्ति, विकिरण, निरंतर गति या आकार में नियमानुसार वृद्धि। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, फटाफट से बताइएगा सब कोई। राइट आंसर यहाँ पे आपका
कौन सा जाएगा? सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए दीजिएगा जवाब, सब कोई बताइए। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है ना। तो यहाँ पे याद रखना आकृति की पुनरावृत्ति, है ना, ये लयबद्ध गति प्राप्त करने की विधि में नहीं आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रखा है कि निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है ना। कह रहा है कि निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है। तो देखिए कला में क्या क्या चीजें आएंगी, रेखा आती है, आकार भी आएगा, बनावट भी आएगा, लेकिन यहाँ पे लय नहीं आता है। चित्रकारी करने में, कला करने में लय का कोई काम नहीं होता है ना। तो यहाँ पे सी क्या करना है, आपको करेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या पूछा है आपसे, निम्न में कौन उदासीन रंग है ना। निम्न में कौन सा उदासीन रंग है, अम्ल क्षार उदासीन 3 पढ़ते हैं ना आप लोग, तो इनमें से कौन सा उदासीन रंग है, या है लाल, पीला, नीला, भूरा। चलिए बताइएगा सब कोई, और सबके एकदम करेक्ट आंसर आने चाहिए, सबके एकदम करेक्ट आंसर आने चाहिए। यहाँ पे आपका कौन सा जवाब जो है वो सही होगा, चलिए बताइएगा फटाफट से। सारे स्टूडेंट जितने भी क्लास में हमारे लाइव है बताएंगे यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जो भूरा है ना, जो भूरा कलर होता है, ब्राउन कलर जो होता है, ये उदासीन रंगों में आता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, है ना, और आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करते रहना है। और जब भी एग्जाम आपका होता है ना, जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका कि हाँ इस डेट को क्या होनी है, वैसे तो यूपी टीजीटी पीजीटी का सुनने में आ रहा है कि आपका एग्जाम कब होगा, अप्रैल में होगा। अगर अप्रैल में हो जाता है, मार्च अप्रैल तक, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। और आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और जैसे एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई कर लीजिए और अपनी एक सीट कंफर्म कर लीजिए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है कि मोटापा घटाने के लिए आवश्यक है। क्या करेंगे आप, अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, उसको अपना मोटापा घटाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो क्या निरंतर उपवास करना, यानी आप लगातार व्रत रखेंगे तो क्या उससे मोटापा घट जाएगा? बिल्कुल नहीं घटेगा। उस ऊपर से जो आपकी ऊर्जा है, जो एनर्जी है आपकी, वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, है ना। निरंतर परिश्रम, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, तो क्या मोटापा घटेगा? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट दिया कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करना एवं परिश्रम करना, या कोई उपाय ना करना। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, चलिए बताइएगा यहाँ पे सही कौन सा होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए आप ऐसा आहार लीजिए जिसमें कि एनर्जी यानी कैलोरी जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एनर्जी कम होनी, जैसे फैट वगैरह आपको क्या करना है, कम खाना है। उसके अलावा ज्यादातर आपको क्या करना है, मेहनत वाला काम करना है, परिश्रम करना है ना। उससे क्या होगा, धीरे धीरे मोटापा जो है वो घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि मोटापे का कारण क्या है, इंसान मोटा क्यों हो जाता है, मोटापे का कारण क्या होता है। कितने बढ़िया क्वेश्चन है, कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो देखिए कह रहा है कि अनुवांशिकता, यानी कि ऐसा आप कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप मोटे थे तो हम भी मोटे पैदा हुए हैं, है ना। एक बता रहा है कि अनुवांशिकता की वजह से होता है, दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं अनुवांशिकता की वजह से नहीं, कम शारीरिक परिश्रम, अगर आप कम काम करते हैं तब मोटे हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि हम दिन रात बैठ के लैपटॉप पे या बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, या कोई काम नहीं कर रहे हैं, या हल्का फुल्का कुछ काम कर ले रहे हैं, उसकी वजह से आप मोटे होते चले जाएंगे, फैलते चले जाएंगे। या उच्च कैलोरी युक्त अधिक भोजन ग्रहण करना, एकदम यहाँ तक दिन रात गले तक खाना खा के बैठे हुए हैं, है ना, तो उससे मोटे, मतलब काम कुछ नहीं और खा रहे हैं बराबर, खाने में कोई कमी नहीं है और काम कुछ नहीं कर रहे, इसकी वजह से मोटे हो जाते हैं। या इनमें से सभी, या जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से सारे ऑप्शन क्या हैं, आपके करेक्ट हैं। चलिए तो बिल्कुल, एक तो आपका जेनेटिक हो सकता है कि मम्मी पापा अगर मोटे हैं तो हम भी मोटे पैदा हो सकते हैं, है ना। और कम शारीरिक परिश्रम की वजह से और उच्च कैलोरी युक्त अधिक भोजन का ग्रहण करने से भी क्या होता है, इंसान मोटा हो जाता है ना। अगर आप फैट वगैरह लगातार खा रहे हैं, घी का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, है ना, चिकने पदार्थों को ज्यादा खा रहे हैं, तो भी क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी नंबर क्या करेंगे, बिल्कुल से करेक्ट कर लेंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि होम साइंस जो है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ने को मिलता है। हम मोटे क्यों हैं, हम पतले क्यों होते हैं,
है ना, खाना कैसे बनाया जाएगा, सिलाई कैसे की जाती है, कलाकारी कैसे की जाती है, सब कुछ एवरीथिंग इसमें पढ़ने को मिल रहा है हमको, है ना। नेक्स्ट जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, चलिए बताइएगा। तो मैं कई बार बताई हूँ कि ग्रंथियां जो है वो 3 प्रकार की होती है, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथ। और इनमें भी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है हमारी कौन सी होती है, यकृत। लेकिन यकृत कैसी ग्रंथि है, यकृत है बहिस्रावी, बहिस्रावी सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि की अगर बात करेगा तो यकृत। और थायराइड जो है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी, कैसी, अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो आप थायराइड बताइएगा, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो आप यकृत बताइएगा। या नॉर्मली ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो वहां पे आप क्या बताएंगे, यकृत का नाम बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को, चीजें समझ में आ रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार सब कोई लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण। हार्मोन हमारे बॉडी में क्या हो रहे हैं, असंतुलित हो रहे हैं। तो जब हार्मोन शरीर में क्या होगा, असंतुलित होगा, तो उसके कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। पेट की चर्बी में वृद्धि, पेट की चर्बी बढ़ने लगेगी, या फिर घबराहट, चिड़चिड़ाहट या निद्रा, या इनमें से सभी। कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, चलिए बताइएगा फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा जाएगा। तो देखिए किसी के बॉडी में, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर हार्मोन असंतुलित होंगे तो उसका सबसे पहला सिम्टम्स जो लक्षण है, पेट की चर्बी में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, घबराहट बहुत ज्यादा होगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कोई नॉर्मल बात भी बोलेगा तो उससे भड़क जाएंगे, है ना। उसके बाद नींद अच्छे से नहीं आएगी, आप सुकून की नींद भी नहीं ले पाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पे इनमें से सभी आंसर जो है क्या है, करेक्ट है। डी नंबर का ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, महिला प्रजनन तंत्र का फंक्शन यानी कि कार्य बताना है। महिला प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे क्या करना है, आपको कार्य बताना है। तो कह रहा है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चे को जन्म देना, या फिर अंडा उत्पन्न करना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ये सारे जितने काम लिखे हैं, सेक्स हार्मोन, बच्चे को जन्म देना, अंडा उत्पन्न करना यानी ओवम को बनाना या ओवम का सेक्रेशन करना, ये सब किसके काम है, महिला प्रजनन तंत्र के फंक्शन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, डी नंबर का ऑप्शन सही कर लेंगे, है ना। चलिए और आंसर बताते चलिए, आंसर बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे क्लास में कौन कौन लाइव है, हम सबके नाम जान पाएंगे ना। देखिए नेक्स्ट दिया है, इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र के लिए, है ना। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस होता है, पीरियड साइकिल जो होता है, उसके लिए कौन सी यहाँ पे गलत बात लिखी गई है, कौन सा कथन असत्य लिखा गया है। तो कह रहा है कि खून का सामयिक बहाव या फिर हमेशा बहुत कष्टदायक होता है ये, या गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सबका सही आना चाहिए, ठीक है। इनमें सबका सही आना चाहिए, ठीक है। कौन सा सही होगा, तो इनमें से कौन सा गलत है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। तो क्या पीरियड साइकिल हमेशा कष्टदायक होता है, कष्टदायक होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप बी नंबर का ऑप्शन सही कर लेंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा पूछा है कि किशोरावस्था है, किशोरावस्था क्या है भैया, 12 से 18 वर्ष की आयु जो है वो किशोरावस्था में आती है। ये है क्या, एक आदर्शवाद की अवस्था मानी जाती है ये, या फिर दिया है यौन विकास की अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट है परिवर्तन, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, या फिर जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सारे करेक्ट है। बताइएगा फटाफट से बताइएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो किशोरावस्था है ना, आंसर देते रहा करिए आप लोग, है ना। ये मत सोचिए कि हमारा आंसर सही होगा या गलत होगा, गलत होगा तो भी अच्छी बात है, सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सबको बताना है, क्लास में प्रॉपर तरीके से आंसर बताते रहिए आप लोग। तो आदर्शवाद की अवस्था भी इसको कहते हैं, इसको हम यौन विकास की अवस्था भी कह सकते हैं, परिवर्तन की अवस्था भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे डी क्या करेंगी आप बिल्कुल से करेक्ट कर लेंगे। काउंट करते चलिए, मिलाते चलिए कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 क्या पूछ रखा है आपसे, किशोरावस्था से आशय है, किशोरावस्था से क्या आशय है, चलिए बताइएगा। तो दिया है किशोरावस्था के मध्य चरण में परिपक्वता आ जाती है, या फिर किशोरावस्था के पहले चरण में परिपक्वता आएगी, किशोरावस्था के अंतिम चरण में परिपक्वता आती है, या फिर किशोरावस्था के बाद परिपक्वता आती है। मतलब एक बच्चा जो है अगर वो किशोरावस्था में है तो वो उसमें मेच्योरिटी कब आएगी, है ना, वो सिंसियर कब होगा, प्रारंभिक में हो जाएगा, मध्य में होगा, अंत में हो गया, या फिर उसके बाद हो जाता है ना। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे दिया है किशोरावस्था का जो अंतिम चरण होता है ना, जो अंतिम चरण होगा उसमें परिपक्वता यानी मेच्योरिटी जो है वो क्या होती है, आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आप क्या करेंगी, सही कर लेंगी। 18 देखिए क्या पूछा है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है ना, ट्रिप्सिन किस चीज को पचाता है हमारे शरीर के अंदर। तो दिया है प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को। प्रोटीन को याद रखना, ट्रिप्सिन जो है हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन आप लेते हैं उन प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करेगा, तो ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, क्लियर है सबको, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर चीजें समझ में आ रही है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं समझ में आ रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, ये लाइन हमको नहीं समझ में आ रही है, वर्ड हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम फिर से रिपीट कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से हम ऐड करके आपको पढ़ा देंगे। लेकिन आप जब बताएंगे तभी हमको पता चलेगा, है ना, जब आप बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि माल्टोज, है ना, माल्टोज किसका पाचन प्रक्रिया पूरा करता है, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब किसके पार्ट हैं, ग्लूकोज के पार्ट हैं। और ग्लूकोज में आता है क्या, आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो जो आपका माल्टोज है ये कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया को क्या करेगा, यहाँ पे पूरा करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कूड़ा करकट फेंकना चाहिए, कहाँ पे फेंकना चाहिए बताइएगा, मकान के पीछे, अपने घर के पीछे फेंक देना चाहिए, है ना, जहाँ पे आप रह रहे हैं, या फिर घर के पीछे, मकान घर एक ही हो गया, या फिर नदी में, या फिर कूड़ादान में। आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन, है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होगा, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार काउंट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।